लिखा हुआ है पढ़ता है। Where the state government is of opinion that any manufacturing process or operation carried on in a factory exposes any person employed in it to a serious risk of bodily injury, poisoning or disease, it may make rules applicable to any factory or class or description of factories in which the manufacturing process or operation is carried on. तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, प्रोसेस और ऑपरेशन जिसके वजह से, यानी जो फैक्ट्री में चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके वजह से बॉडीली इंजरी हो सकती है, सीरियस सीरियस बॉडीली इंजरी, या कोई रोग हो रहा है, कोई डिसीज हो रहा है, या फिर पॉइजनिंग, या है ना एक्यूट पॉइजनिंग, या फिर आपका टॉक्सिसिटी वगैरह, ये ऐसा कुछ हो सकता है अगर ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स और एनी अदर सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनिंग का केस हो सकता है, या अगर डिसीज वगैरह हो सकता है। डिसीज कैसे होगा? ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स। बाद में आपका सीरियस रिस्क टू बॉडीली इंजरी, तो ऐसे अगर वहां पर सिचुएशन हो सकती है ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन एनी फैक्ट्री, तो इसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ये जो प्रोसेस है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन, इसको वो डेंजरस ऑपरेशन बोल रहे हैं, उसको भी वो स्पेसिफाई करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए रूल बना सकती है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट में मेक रूल्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट रूल जो है वो रूल्स बना सकती है इसके लिए। क्या लिखा है देखिए उसमें, रूल्स ये ए से लेके एफ तक, या अलग अलग जो स्पेसिफिक पॉइंट है इसके लिए वो रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, स्पेसिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी डेंजरस। तो अब अभी देयर आर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सपोज कि कम से कम 40-50, वो हम लोग देखेंगे अभी शेड्यूल में कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और उसमें से नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से कितनी डेंजरस है। तो ये इसको स्पेसिफाई करने का काम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए वो रूल बनाएगी। ठीक है, रूल काय के लिए बना रही है? टू स्पेसिफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी डेंजरस। तो अगर देर आर नंबर ऑफ लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द फैक्ट्रीज एक्ट शेड्यूल, अगर उसमें लिस्टेड होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? पहले तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो उसमें से किसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन में इन्होंने इंक्लूड किया है प्रैक्टिस एक्ट में? तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल बनाएगी कि बहुत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको स्पेसिफाई करेगी, यानी क्लियरली उसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे अगर उन्होंने बोले कि पैकेजिंग, तो पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और भी दूसरे अगर ऑपरेशन होंगे या प्रोसेसेस तो वो स्पेसिफाई करेगी, यानी वो द यूजर है या जो भी द वन हु इज कैरिंग आउट, तो उसको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो स्पेसिफाई करेगी सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और इनमें से जितनी जिसको उन्होंने स्पेसिफाई किया है उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको डिक्लेयर भी करेगी कि कौन सी डेंजरस है और कौन सी नहीं है। तो ये करने के लिए भी रूल बनाएंगे, स्पेसिफाई करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए कि विच इज डेंजरस एंड विच इज नॉट। ठीक है, बाद में बी में लिखा हुआ है प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन, एडोलसेंट और चिल्ड्रन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन। तो ये हमने देखे कि बहुत सारे हमने सेक्शंस वगैरह या सब सब सेक्शंस वगैरह पढ़े, जहाँ पे हमने कल चाइल्ड है, एडोलसेंट है, यंग पर्सन है, एडल्ट है, और हजार्डस प्रोसेसेस में या अदर देन हजार्डस प्रोसेस में अगर काम करना है तो क्या क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़े थे। लेकिन यहाँ स्पेशल प्रोविजंस जो है चैप्टर 9 में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 87B में, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग से रूल बना के या नोटिफिकेशन निकाल के इनका जो है वुमन, एडल्ट और चिल्ड्रन, इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है काम करने से इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन। ठीक है, मैंने अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो जितने भी प्रोविजंस थे
उसको वो इस तरह से रूल निकाल के वो बिल्कुल उनको एबॉलिश कर सकते हो, यानी उसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे नोटिस निकाल के। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये फैक्ट्रीज एक्ट में इस सेक्शन में पावर दे दिया है कि तो उससे क्या होगा कि बाकी चीजें भी जो फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है, जो वॉट एवर प्रोविजन, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने तरफ से स्पेसिफाई कर रही है। और प्रोहिबिट, अगर कंप्लीट उन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया कि 18 साल के नीचे वाले अलाउ ही नहीं है बिल्कुल इन फॉर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए फैक्ट्री, तो फिर वो कहीं पे भी लागू नहीं होगा, ना वो यंग पर्सन की डेफिनेशन में बैठेगा, ना चाइल्ड और ना एडोलसेंट। अगर इस तरह का नोटिफिकेशन निकाले तो इसके लिए उनको एक पावर दिया है कि आप अलग से रूल निकाल के ये जो फैक्ट्री एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो उसको ओवरराइड या ओवर रूल कर सकते हैं, ठीक है, अलग से तो ये तो सर नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का है रूल होगा, उसको भी ये नेपाल हाँ, कर इसमें सकता है। इसमें इसमें आपको अलग से पावर दे रहा है ना, रूल बना, वो बोल रहा है, एक्ट बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 87 कि आप अलग से रूल बना के जो भी है आप अपने हिसाब से उसको इस चीज को ओवर रूल कर सकते हैं, यहाँ जो लिखा है। सी में क्या लिखा है देखते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन of persons employed or seeking to be employed in the manufacturing process operation and prohibiting the employment of person uh, prohibiting the employment or persons not certified as fit for such employment and requiring the payment by the occupier of the factory of fees for such medical examination। तो अभी अगर समझ रहे कि कोई नया कंपनी कोई ज्वाइन करने वाला है, या अगर तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये रूल बना सकती है फॉर पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी अगर कोई फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, वर्कर लोग हैं, या और दूसरे भी, वर्कर का मतलब में काफी ब्रॉड वर्ड है, उसमें सभी लोग आ गए वर्कर। तो अगर वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रहे हैं यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका भी मेडिकल पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कब कब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, ठीक है, 6 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली है, मंथली है, या फिर 6 मंथली, या हाफ ईयरली, या ईयरली, जो भी है। तो ये जो पीरियोडिकल एग्जामिनेशन जो लोग काम कर रहे हैं उनका, और जो न्यू ज्वाइनिंग सीकिंग टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, जो आने वाले हैं उनका भी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि कब कब मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट और पर्सन नॉट सर्टिफाइड एज फिट, और दूसरा, अगर जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं पाए गए उनको प्रोहिबिट करेंगे, काम करने से मनाही करेंगे, मनाही करने के लिए रूल बनाया जाएगा, ठीक है, फिट फॉर सच एम्प्लॉयमेंट and requiring the payment by the occupier of the factory of fees for such a medical examination। तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उनका, और जो न्यू ज्वाइनिंग वालों का भी मेडिकल एग्जामिनेशन, जो पीरियोडिकल एग्जामिनेशन होगा जितने भी बार होगा, उसका सारा खर्चा ऑक्युपायर उठाएगा, के ऊपर रहेगा। दैट कॉस्ट विल बी बियर्ड बाय द ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री। और इसके लिए भी रूल बनाएंगे कि भैया ऑक्युपायर आपको ये खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में डी में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन और इन द विसिनिटी ऑफ द प्लेसेस वेयर इट इज कैरिड ऑन। तो यहाँ सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी के लिए रूल बना सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में और जो लोग फैक्ट्री के बाहर है, आजू बाजू में है, उनके लिए भी, उनके भी सेफ्टी, यानी ये वाला जो पर्टिकुलरली डी है सब सेक्शन, तो ये आप देखेंगे हेल्थ सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग इनसाइड द फैक्ट्री एंड ऑल्सो द पब्लिक विच आर रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द दैट फैक्ट्री। तो दोनों के लिए बोल दिया है यहाँ पे, और इसके लिए इनसाइड रूल और ऑफ बनाएंगे। साइड दोनों। हाँ, ऑफ साइट यानी वो जो भी न, उसको भी स्पेसिफाई करेंगे कहाँ तक, कितने किलोमीटर हम्म। तक, ठीक है।
बाद में ई में क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग और कंट्रोलिंग द यूज ऑफ एनी स्पेसिफाइड मटेरियल्स और प्रोसेसेस इन कनेक्शन विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन। तो अगर कोई प्रोसेस है, हो सकता है आपके ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ प्रोसेस जो है वायलेंट है या बहुत केमिकली एक्टिव है, या उसके वजह से बॉडीली इंजरी हो रही है, या एक्सप्लोसिव नेचर की है, या कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा वो लिखा नहीं है। लेकिन इस तरह की चाहे कोई प्रोसेस हो या कोई मटेरियल हो, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसको कंट्रोल या रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट यानी कंप्लीटली मना कर देंगे वो उसके यूज को, उस प्रोसेस को, या मटेरियल्स भी, नॉट ओनली प्रोसेस बट आल्सो मटेरियल, यानी कोई जैसे भी कोई केमिकल का यूज है, अगर उनको लगता है कि नहीं ये हैंडलिंग में ये ज्यादा खतरनाक हो रहा है, तो उसका यूज को पूरी तरह से मनाही भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल, उसको रेगुलेटेड बोलते हैं। शुभांशु, बाकी रे बड़ वाला से घर अच्छी नहीं अब बड़ भाई शुभांशु शेखर, हाँ सचिन बोलिए। सचिन क्या हो गया? सचिन को बोलना चाह रहे हैं? तो ठीक है, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसमें, प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ एनी स्पेसिफाइड मटेरियल्स और प्रोसेस इन कनेक्शन विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन। तो प्रोसेस और मटेरियल, वट एवर मटेरियल आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के मटेरियल फैक्ट्री में यूज हो सकते हैं, तो उसका यूज करने के लिए प्रोहिबिशन यानी कंप्लीट मनाही, या फिर अगर यूज कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करेंगे, एटलीस्ट उसको रेगुलेटेड सब्सटेंसेस आप बोल सकते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से उसका यूज किया जाएगा, वट एवर मटेरियल और द प्रोसेस, सो दैट विल बी रेगुलेटेड अंडर दी, उसके लिए रूल बनाया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है ये, इसीलिए चैप्टर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोविजंस में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया है। और बाद में एफ में लिखा हुआ है, रिक्वायरिंग द प्रोविजंस ऑफ एडिशनल वेलफेयर एम्यूनिटीज एंड सैनिटरी फैसिलिटीज and the supply of protective equipment and clothing and laying down the standards thereof, having regard to the dangerous nature of the manufacturing process or operation। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, आप देख रहे हैं जैसे भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और क्लोथिंग यानी आपका पीपी के लिए, या फिर अगर स्पेसिफिकली कोई स्टैंडर्ड्स बनाना है, ठीक है, चाहे वो इक्विपमेंट के लिए हो यानी पीपीज वगैरह के लिए, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द डेंजरस नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि डेंजरस नेचर होने की वजह से ही ये स्पेशल प्रोविजंस है कि इस केस में स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू अंडर चैप्टर 9 टू मेक रूल्स, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ एडिशनल वेलफेयर एम्यूनिटीज, तो जैसे अभी हम लोगों ने चैप्टर एक चैप्टर में हमने देखे थे कि जहाँ पे वेलफेयर की भी बात किया है, ठीक है इसमें, लेकिन यहाँ पर एडिशनल वेलफेयर की बात कर रहा है, ठीक है, एडिशनल वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि अगर और भी कुछ वेलफेयर के लिए अगर जरूरत पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल बना सकती है, एडिशनल वेलफेयर एम्यूनिटीज एंड सैनिटरी, समझ रहे हैं कि और भी कुछ जैसे भी मेल फीमेल हैं उनके लिए भी, और जो हमने पढ़े थे उसको छोड़ के भी और भी कुछ एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि देयर शुड बी एडिशनल मेजर्स नीड्स टू बी टेकन बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, तो वो उसके लिए रूल बना सकती है अंडर सबसेक्शन 5 सबसेक्शन एफ। और बाकी ये चीजें आ गई इसमें, सप्लाई ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्लोथिंग और स्टैंडर्ड्स,
तो यहाँ ये जो 87 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। बाद में 18 सर इसको ऐसे 87 सबसेक्शन एफ ऐसी तरह से बोल सकते हैं। हाँ बराबर। और बाद में अब 87A भी है इसमें, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड when it appears to the inspector that the conditions in a factory or a part thereof are such that they may cause serious hazard by way of injury or death to the person employed therein or to the general public in the vicinity, he may, by order in writing the occupier of a factory, state the particulars in respect of which he considers the factory or part thereof to be the cause of such serious hazard, and prohibit such occupier from employing any person or a factory or any part thereof other than the minimum number of persons necessary to attain the minimum। तो ये यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि ये जो इंस्पेक्टर है इसको पावर दिया हुआ है, कहाँ गया ये, वेर इट अपियर्स टू द इंस्पेक्टर, यानी अगर अब इंस्पेक्टर को अगर ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके वजह से या वहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या उसके वजह से किसी को सीरियस हजार्ड हो सकता है, दोज हु आर वर्किंग, ठीक है, सीरियस हजार्ड और या फिर डेथ होने के लायक ऐसी कंडीशंस है वहां पर, तो फिर ये जो इंस्पेक्टर है ये ऑक्यूपायर को प्रोहिबिट कर सकता है, यानी मना कर सकता है किसी को वो एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है, किसी को ड्यूटी पर लगाने के लिए भी मना कर सकता है। प्रोहिबिट सच ऑक्यूपायर फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी पर्सन इन द फैक्ट्री, और फैक्ट्री या फिर ऑन एनी पार्ट का मतलब कोई पर्टिकुलर कोई यूनिट में, समझ रहे, बहुत सारी यूनिट होंगे, पैकेजिंग होगा कहीं पे, क्वालिटी वाला डिपार्टमेंट होगा, कहीं प्रोडक्शन होगा, कहीं कुछ कुछ, जहां पर ये इस तरह की कंडीशंस है which may pose a serious threat to the life of a person who is working in the factory in that unit, एक तो पार्ट और इन जनरल फैक्ट्री, अगर यहाँ ऐसा है तो इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो ऑक्यूपायर को रोक सकता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों का कर सकता है, यानी than the minimum number of person necessary to attend the minimum task till the hazard is removed। तो अपना वो काम जारी रख सकते हैं लेकिन कम से कम लोगों के साथ, और जब तक ये जो हजार्ड है जो उसको लग रहा है, if he has a reason to believe this inspector, अगर उसको लग रहा है कि ये हजार्ड की वजह से बॉडीली इंजरी हो सकती है या सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है, तो ये जब तक हजार्ड को हटाएंगे नहीं तो आप अब कम से कम लोगों के साथ वो काम चालू रख सकते हो, पूरा प्रोहिबिट नहीं कर रहा है वो, लेकिन नए लोग हैं या फिर और ज्यादा लोगों को वहां पे एंगेज नहीं करने की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रोहिबिट सच ऑक्यूपायर फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी पर्सन इन द फैक्ट्री or any part thereof other than the minimum numbers of persons necessary। तो यानी बिल्कुल कंप्लीट प्रोहिबिट नहीं है, यानी कंप्लीट क्लोजर वाला नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा काम चलने देंगे लेकिन कम लोगों के साथ, लेकिन जब तक कि वो पूरा हजार्ड रिमूव हो जाएगा उसके बाद ही फिर ऑक्यूपायर जो है दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं उस पर्टिकुलरली प्रोसेस में जहां पर ये आपके इंस्पेक्टर ने ऑब्जेक्शन लिया था कि यहाँ देर इज हजार्ड और जिसके वजह से कि सीरियस इंजरी और डेथ की प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है। देन एनी ऑर्डर इशूड बाय द इंस्पेक्टर अंडर सबसेक्शन 1 shall have effect for a period of 3 days until extended one। तो ये जो भी ऑर्डर, ये इंस्पेक्टर ने जो ऑर्डर निकाला है इसके प्रोहिबिशन का कि किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं ये प्रोसेस में जहाँ की हजार्ड है, सीरियस हजार्ड है, लेकिन ये जो ऑर्डर सिर्फ 3 दिन तक ही मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है, उसको सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर ही बढ़ा सकता है,
नहीं तो सिर्फ 3 दिन तक ही वो इफेक्टिव रहेगा। बाद में ये जो एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्टर, तो एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्टर, इसका मतलब इसने जो इंस्पेक्टर ने ऑर्डर निकाला था, इसके वजह से कोई भी व्यक्ति पे फर्क पड़ रहा हो, चाहे वो ऑक्युपायर, अब वो फैक्ट्री का मालिक है, उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही, उसका काम बंद कर दिया गया है या बंद नहीं किया है लेकिन कम लोगों के साथ करने के लिए बोला है। दूसरा कि जो लोग वर्कर लोग हैं, ठीक है, जैसे अगर 10 लोग काम कर रहे थे, अब बोल रहे 5 ही लोग काम करो, 5 लोग मत करो, तो फिर वो 5 लोगों का क्या होगा जो डेली आ रहे थे काम पर, उनका वेजेस का क्या होगा, उनका काम बंद कर दिए गए कम से कम 3 दिन के लिए, तो कम से कम यानी 3 दिन की रोजी डेली वेजेस का क्या होगा फिर। तो यानी इसलिए एनी पर्सन एग्री हो गया, यानी जो भी व्यक्ति इस ऑर्डर से जिस भी व्यक्ति को फर्क पड़ रहा है, फिर उसका क्या होगा, तो वो अपील कर सकता है, ही हैज अ राइट टू अपील टू द हाई कोर्ट बोल रहा है। बाद में एनी पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय एन ऑर्डर इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1 shall be entitled to wages and other benefits, and it shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to him wherever possible and in the manner prescribed। तो यहाँ पर ये जो इसको यहाँ पर तो अपील का फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है इस सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसको एक बेनिफिट दे रहे हैं, यानी जैसे हम बोल रहे थे कि ये ऑर्डर से जिस जो भी अफेक्ट हो रहा है उसको वो जैसे भी 5 लोगों को काम पे रखा है, 5 को निकाल दिया, यानी 5 लोग दे आर these 5 people have affected due to the order of the inspector। तो ये 5 लोगों का क्या होगा, तो जब तक ये अपील कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि वैसे भी ये 3 दिन के बाद तो नलीफाई हो जाएगा ऑर्डर, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर बढ़ा सकता है ऑर्डर को, अगर उन्होंने महीना भर आगे बढ़ा दिया, तो ये जो 5 लोग जो आ रहे थे इनका तो काम बंद हो गया, तो ये अपील करेंगे हाई कोर्ट में। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने 1 महीने के बाद निर्णय दे दिया तो इनको पूरा महीने भर का वेजेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एंटाइटल किया हुआ है, देखो, शाल बी एंटाइटल टू वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, यानी उनका नुकसान नहीं होगा कि वो इतने दिन एब्सेंट थे या तो जो। हाई कोर्ट में जाने के बाद ही उसको बेनिफिट मिलेगा, या ऐसे नहीं जाएगा फिर भी उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ हालांकि देखो, एक तो बोला है कि देखो 2 चीजें हो सकती है, एक तो यहाँ पर ये जो ऑक्यूपायर को बोला है कि जिन जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 लोगों को बोल दिया भैया आप मत आइए, हम लोग 5 लोगों से काम करवाने के लिए बोला है इंस्पेक्टर ने, तो वो ऑक्यूपायर 5 लोगों के साथ ही काम। हाँ हाँ। समझ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्यूपायर को क्या बोला है इस सबसेक्शन में कि भैया आप एक काम करो, ये 5 लोगों को घर में बिठाने से अच्छा कोई दूसरे काम में फैक्ट्री में ही लगा दो, क्योंकि इनको इस जगह से हटाया गया था जहां पर इस तरह का हजार्ड था जिसके वजह से सीरियस बॉडीली इंजरी या डेथ के की लाइकलीहुड था वहां पर, तो उसके वजह से इंस्पेक्टर ने ऑर्डर निकाल के बोला कि कम से कम लोगों के साथ काम करो ऑक्यूपायर। लेकिन ऑक्यूपायर को यहाँ पे इस तरह से इस प्रोविजन में बोला गया है कि हो सके तो उनको दूसरा कोई काम दे दो, हाँ, फैक्ट्री में ही, और ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट ना हो और वो काम चलता रहे उनका। यहाँ देखो क्या लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट टू हिम वेरीवर पॉसिबल एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब। हाँ, लेकिन अब ये जो 5 लोग हैं फॉर एग्जांपल, इनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ये दे सकता है, इसने अगर किसी ने बोला कि नहीं तू कल से भैया साफ सफाई का काम करना, लेकिन वो आदमी भी मना कर रहा है, मैं नहीं करूंगा ये साफ सफाई का काम, तो फिर वो उसने क्या करना चाहिए, फिर वो ऑक्यूपायर ने तो चलो उसको एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया था, लेकिन वो नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि नहीं मेरे वेजेस का क्या होगा, मेरे को बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण दिए काम से निकाल दिया गया, तो फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक वो चाहे तो घर में क्यों ना बैठा हो,
और जब उसका रिजल्ट, जब इसका वर्डिक्ट आ जाएगा हाई कोर्ट का, तो उसके बाद इसको जितने भी दिन वो घर बैठा है या जो भी है एब्सेंट था, या फिर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट था उसी फैक्ट्री में, तो भी उसको उतने दिन का पैसा या उसकी जो भी है वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स वो मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग 88, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सीडेंट वाला है। ठीक है, अब ये आपकी एग्जाम एमसीक्यू टाइप है उसके वजह से भी नहीं, ओवरऑल अगर आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आप ये तो अभी आप लोगों को एग्जाम तो एमसीक्यू टाइप ही निकालना है, लेकिन आप ये अब क्योंकि फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखो, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में आपको ये सब चीजें, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो ये सब चीजें प्रोविजंस वगैरह ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एक्सीडेंट के बारे में है या दूसरे भी है, तो ये आपको दोनों तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो आप एमसीक्यू टाइप में आपको एग्जाम पास करना है तो आप सिर्फ एमसीक्यू टाइप ही पढ़ो, वही अच्छा, वही ऑप्शन ठीक रहेगा। इतना डिटेल में पढ़ने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, ले और हो सके तो एमसीक्यू अगर ऑनलाइन मिल रहा होगा तो वहां से निकाल के आप अपनी तैयारी चालू कर दो। और दूसरा ये जो मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आप बाद में भी वीडियो एक्सेस कर सकते हो और आपको ये समझने में आसानी होगी, क्योंकि क्योंकि ये जैसे भी मैं बोल रहा हूँ 88 मैंने बोल दिया, लेकिन इसमें से ही आपको देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या आ सकता है इस सेक्शन 88 में, यानी वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गए, हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही थे, लेकिन उसको रेफर करो ताकि एमएसबीटी किस तरह के क्वेश्चन पूछता था फैक्ट्री एक्ट वगैरह पे, तो आपको पता चलेगा। जहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते थे फैक्ट्रीज एक्ट और महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल्स पे। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। अब देखो क्या, इन केस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स नोटिस के लिए प्रोविजंस है 88, क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। वेर इन एनी फैक्ट्री एन एक्सीडेंट occurs which causes death or which causes any bodily injury by reason of which person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident, or which is of such nature as may be prescribed in this behalf, the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities and in such form and within such time as may be prescribed। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये इसके लिए है, मैनेजर ऑफ फैक्ट्री के लिए, इसको नोटिस भेजना है ये वाली अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को। और वो क्या कब भेजना है, जब कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पर्सन, जो भी व्यक्ति है, वो कम से कम 48 घंटे वो और मोर, ठीक है, वो काम से जो है वो काम पर नहीं आ पाया, या उस इंजरी की वजह से 2 दिन तक, यानी 48 घंटे यानी 2 दिन और 2 दिन से ज्यादा तक वो अपने काम से दूर है, ड्यू टू इंजुरी या ड्यू टू एक्सीडेंट है, ड्यू टू बॉडीली इंजुरी, ये वाली इस रीजन के वजह से ये जो आदमी है, या मोर पर्सन ऑल्सो, जितने भी लोग होंगे वो सब रिपोर्ट में उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर वो 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट रह रहे हैं ड्यू टू एन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, और उनको बॉडीली इंजरी वगैरह हुआ है, उसके वजह से अगर ये 48 घंटे और उससे भी ज्यादा, 48 आवर्स और मोर इमीडिएटली फॉलोइंग द इंसिडेंट यानी एक्सीडेंट, सॉरी, सो जब जो एक्सीडेंट हुआ है वहां से 48 घंटे के और उससे ज्यादा तक वो अभी दूर रह रहा है अपने काम से एक्सीडेंट की वजह से, तो इस तरह का रिपोर्ट एक्स मैनेजर जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेजेगा। ठीक है, shall send notice
टू सच अथॉरिटीज। अब सच अथॉरिटी यानी कौन सी अथॉरिटी, तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें पता चलेगा कि ये किस कौन से डिपार्टमेंट के अथॉरिटी को बोल रहे हैं भेजने के लिए, ठीक है। एंड इन सच फॉर्म एंड विद इन सच टाइम, तो ये कौन से फॉर्मेट में रहेगा, यानी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का क्या फॉर्मेट रहेगा, और कितने टाइम में विद इन टाइम लिमिट ये नोटिस उसके पास अथॉरिटी के पास पहुंचना चाहिए, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के रूल में आपको मिल जाएंगे। Where a notice given under subsection 1 relates to an accident causing death, the authority to whom the notice is sent shall make an inquiry into the occurrence within 1 month of the receipt of the notice, or if such authority is not the inspector, cause the inspector to make an inquiry within the said period. तो अभी यहाँ हमने बोले थे कि ये जो नोटिस है, जो मैनेजर ऑफ फैक्ट्री ये नोटिस ये अथॉरिटी को भेजेगा, ये फिलहाल अभी हमको ये पता नहीं है क्या अथॉरिटी, वो फैक्ट्रीज रूल्स में देखेंगे। लेकिन अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ था इस केस में डेथ हो गई, पर्सन की डेथ हो गई, रिलेट्स टू एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, तो फिर ये जो अथॉरिटी जो है ये क्या करेगा, जैसे उसको नोटिस मिला, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर वो इंक्वायरी इसके ऊपर इंक्वायरी करेगा जो भी डेथ हुआ है उसमें, ठीक है। द अथॉरिटी टू हुम द नोटिस सेंड शैल मेक एन इंक्वायरी इनटू द ऑकरेंस विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, ठीक है, 1 महीने के अंदर उसको करना ही है। और इफ सच अथॉरिटी इज नॉट द इंस्पेक्टर, अब ये अथॉरिटी कौन सी है, कि वो लेबर कमिश्नर था कि और आपका कोई डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज था, क्योंकि अलग अलग राज्य में वही अथॉरिटी को अलग अलग नाम है। तो अगर आपने इसको भेजा था तो ये ही इंक्वायरी करेगा। अगर ये अथॉरिटी नहीं है, इफ सच अथॉरिटी इज नॉट द इंस्पेक्टर, और अगर ऐसा अथॉरिटी जिसको ये भेजा गया था जो रिपोर्ट ये वाली नोटिस, अगर वो इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है का मतलब इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज नहीं है, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी अगर वो अथॉरिटी जो है, जैसे भी लेबर कमिश्नर हो, डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज हो, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होगा, या और कोई भी, अगर वो व्यक्ति जिसको ये भेजा गया वो इंस्पेक्टर नहीं है, तो इंस्पेक्टर भी इंक्वायरी कर सकता है। कॉज द इंस्पेक्टर टू मेक एन इंक्वायरी विद इन द सेड पीरियड, ठीक है। The state government may make rules for regulating the procedure at inquiries, तो हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि इंक्वायरी किस तरह से हो, उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी उसके लिए। अब आते हैं हम 88A, नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंसेस, वेर इन फैक्ट्री any dangerous occurrences of such nature as may be prescribed occurs, whether causing any bodily injury or disability or not, the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities and in such form and within such time as may be prescribed. यहाँ पर डेंजरस ऑकरेंस की बात कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई एक्सीडेंट होने की वजह से बॉडीली इंजरी हुआ है या फिर डेथ हुआ है, तो ये उस केस में उसको नोटिस भेजना है। लेकिन यहाँ अगर कोई डेंजरस ऑपरेशन भी चल रहा है, डेंजरस ऑकरेंस ऑफ सच नेचर, तो भी नोटिस देना है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंसेस, ठीक है। कि अभी डे टू डे आपके कोई ऑपरेशन या प्रोसेस है, उसमें कुछ इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं कि जैसे अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द हाइट वगैरह, ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जो रिस्क है यानी जिससे बॉडीली इंजरी हो सकती है, या फिर सीरियस इंजरी या डेथ भी हो सकता है। लेकिन ये उस तरह के ऑकरेंसेस की बात है, यहाँ इवेंट की बात है। यहाँ पर तो बॉडीली इंजरी हो गई है या फिर डेथ हो गई है, उस केस में रिपोर्ट देना है। लेकिन यहाँ पर इवेंट हो रहा है, समझ रहे, कोई हो गया लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वहां पे इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस तरह के इवेंट हुए हैं कि ऊपर से कोई नीचे चीज गिरी है, या किसी बार बार वही चीजें रीअकरेंस हो रहा है, तो इस तरह के ऑकरेंसेस के भी, डेंजरस ऑकरेंसेस अगर ऐसा कुछ हुआ है, उसके बारे में भी नोटिस जो है वो अथॉरिटी को भेजना है। Wherein any factory any dangerous occurrences of such nature as may be prescribed occurs,
वेदर कॉजिंग एनी बॉडीली इंजुरी और डिसेबिलिटी और नॉट। तो यहाँ तीनों चीज है, अगर बॉडीली इंजुरी हुई तो भी, नहीं हुई तो भी, और डिसेबिलिटी का मतलब कि अगर किसी का डिसेबिलिटी में परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी या फिर टेम्पररी डिसेबिलिटी भी, यानी अगर समझ रहे हैं कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया और परमानेंट डिसेबल हो गया, तो अगर डिसेबिलिटी भी है या टेम्पररी भी है या छोटा मोटा भी मार लगा हुआ है, यानी बॉडीली इंजुरी भी, डिसेबिलिटी और नॉट, और ये अगर ये दोनों भी नहीं, यानी इंजुरी नहीं भी हुआ फिर भी उस डेंजरस ऑकरेंस के बारे में बताना कि हाँ ये ऐसा सिचुएशन हुआ था, लेकिन इसमें वर्कर लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ। तो ये जो डेंजरस ऑकरेंसेस के बारे में 88A में ये अथॉरिटीज को बताएंगे, और क्या फॉर्म रहेगा और क्या कब तक करना है वो सब रिपोर्टिंग, वो सब आपको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में मिलेंगे। इसलिए अलग अलग जिस जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो वहाँ के फैक्ट्रीज रूल्स पढ़ो। जरूरी नहीं कि एडीआईएस कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र का ही है। अभी जैसे आप जिस भी राज्य में हो और वहां पर वॉट एवर यू आर एनफोर्सिंग और इम्प्लीमेंटिंग इन योर फैक्ट्री, तो वहाँ के फैक्ट्री रूल्स आप पढ़ो। इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है स्टेट रूल्स में। क्योंकि जैसे यहाँ पे सच अथॉरिटी, सच फॉर्म और सच टाइम बोल दिया है, तो ये अथॉरिटी भी राज्यों में चेंज हो जाती है, ये फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है, और ये टाइम लिमिट भी कम ज्यादा हो सकता है। कहीं 30 डेज होगा, कहीं 45 डेज होगा, कहीं 15 डेज होगा। इसलिए हर एक राज्य के स्टेट के रूल अलग अलग हो सकते हैं। नोटिस ऑफ सर्टन डिसीजेस, तो ये तो हमने अभी देखे थे कि यहाँ पे एक्सीडेंट के लिए था, ये डेंजरस ऑकरेंसेस के लिए, ये डिसीजेस के लिए है। लेकिन ये डिसीज जो है वो स्पेसिफाइड होना, लिस्टेड होना थर्ड शेड्यूल में, यानी जो फैक्ट्री एक्ट के थर्ड शेड्यूल में लिस्ट मिलेगी आपको डिसीज के, उसमें का अगर कोई डिसीज हुआ है ये वर्कर को इन अ फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर इन अ फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, यानी एनी वर्कर इन अ फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, बाहर का नहीं, बाहर से भी उसको अगर कोई रोग लगा हो तो वो नहीं, वो तो हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है, और वो कभी कई बार पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कि वेयर फ्रॉम वेयर the worker has contracted the disease, whether inside due to the factors occurring inside the factor, or are the factors or the factors are outside factors, है ना, बाहर के वजह से है या साइट पे आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो उसके वजह से बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये जो भी वॉट एवर द डिसीज है वो दैट शुड बी लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल। तो अगर थर्ड शेड्यूल में जो लिखा हुआ है, जो लिस्टेड जो डिसीजेस है उसमें से कोई भी डिसीज इसको हो गया है एनी वर्कर, तो फिर उसके बारे में जानकारी मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री को देना है अथॉरिटी को, और उसका फॉर्मेट टाइम वगैरह वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये एक्ट खत्म होने के बाद। If any medical practitioner attends on a person who is or has been employed in a factory, and who is or is believed by the medical practitioner to be suffering from any disease specified in the third schedule, the medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the chief inspector stating। तो यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना वो भी चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है, जिस जो जो ये जो डिसीज हुआ है ऑन अ पर्सन हु इज और हैज बीन एम्प्लॉयड, यानी जो काम कर रहा है या फिर पहले काम कर रहा था अभी घर बैठा है डिसीज की वजह से, हाँ, यानी काम नहीं भी कर रहा है बट ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री, लेकिन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ दैट डिसीज he is taking rest at home। तो इसलिए the person who is and has been employed in a factory and who is believed by the medical practitioner to be suffering from, तो ये जो
यहाँ तो मैनेजर ऑफ फैक्ट्री तो रिपोर्ट भेज ही रहा है अथॉरिटी को, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर भी एक रिपोर्ट भेज रहा है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, विदाउट एनी डिले बोल रहा है। और उसमें क्या क्या लिखा है उस रिपोर्ट में, एक तो नेम एंड फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, यानी पूरा पता, पेशेंट का नाम और उसका पूरा पता। बाद में द डिसीज फ्रॉम विच ही बिलीव्स टू द पेशेंट टू बी सफरिंग, तो डॉक्टर को लगता है कि ये डिसीज से ये सफर कर रहा है ये पेशेंट, तो वो डिसीज का नाम, लेकिन ये डिसीज थर्ड शेड्यूल में रहना चाहिए, नहीं तो उसको कोई मीनिंग नहीं। और द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री इन विच द पेशेंट इज और लास्ट और वॉज लास्ट एम्प्लॉयड, तो वो फैक्ट्री का नाम, ठीक है, और एड्रेस भी, जहां पर कि वो ये व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है या कर रहा था, दोनों भी है यहाँ पे, ठीक है। छोड़ के भी चला गया तो भी यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री इन विच द पेशेंट इज और वाज लास्ट एम्प्लॉयड, where the report under subsection 2 is confirmed to the satisfaction of the chief inspector by the certificate of a certifying surgeon or otherwise that the person is suffering। ये देखिए, ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल रहा है, तो हो सकता है कोई फैक्ट्री का डॉक्टर हो, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हो, वो आपका रेसिडेंशियल डॉक्टर हो, या फिर बाहर का डॉक्टर हो, फैक्ट्री के बाहर का हो, उस सिटी का हो, ये रिपोर्ट भेज रहा है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, और बाद में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री भी खुद जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहता है इस रिपोर्ट से, ये डॉक्टर ने जो भेजा है। तो ये अब ये खुद तो डॉक्टर है ही नहीं चीफ इंस्पेक्टर, तो ये, और ये भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो ये क्या करेगा, ये जो सर्टिफाइंग सर्जन है ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है, तो पहले इससे वो वेरीफाई कर लेगा कि ये वाले डॉक्टर ने जो ये सब रिपोर्ट भेजा है ये सही है क्या, और अगर इसने बोला हाँ सही है तो ये इसको ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये आगे क्या लिखा हुआ है देखें, वेदर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 इज कंफर्म टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर बाय द सर्टिफिकेट ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन और अदरवाइज, सर्टिफाइंग सर्जन और अदरवाइज दोनों भी चलेगा, यानी सर्टिफाइंग सर्जन अगर उसको, क्योंकि जनरली सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो एमएस रहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, और कई बार ये ऐसा हो सकता है ये जो पेशेंट है उसको कि कुछ रोग है जो कि ये सर्जन डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, वो जो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं उसको, फिजिशियन डॉक्टर चाहिए जो ना, यानी जो एमडी डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे ये कर पाया तो ठीक है, ये रिपोर्ट को समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो और अदरवाइज यानी दूसरे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो अगर इनके रिपोर्ट से अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, इन्होंने जो भेजा था ये एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी फैक्ट्री का भी डॉक्टर हो सकता है, वो फैक्ट्री के बाहर का भी डॉक्टर हो सकता है, जिसने रिपोर्ट इनको भेजी थी चीफ इंस्पेक्टर को, और चीफ इंस्पेक्टर ने वेरीफाई किया सर्टिफाइंग सर्जन और दूसरे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर से, that the person is suffering from a disease specified in the third schedule, he shall pay to the medical practitioner such fee as may be prescribed, and the fee so paid shall be recoverable as a area of land revenue from the occupier of the factory in which the person contracted to the disease। तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था उसने ये जो रिपोर्ट भेजा है या एग्जामिन किया इनको पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ और उनको कोई सिटी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, अब वो सिटी का हॉस्पिटल यानी ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या डॉक्टर होगा या हॉस्पिटल, अब उसने इनको एग्जामिन करने के बाद ये रिपोर्ट इनको भेज रहे हैं चीफ इंस्पेक्टर को, लेकिन इसको इसको तो कुछ खर्चा उठाना पड़ा, तो इसका बिल जो है ये ऑक्यूपायर देगा, ठीक है। और ये बोल रहा है चीफ इंस्पेक्टर जो है दैट he shall pay to the medical practitioner such fee as may be prescribed, तो इसका जो फी है ये चीफ इंस्पेक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का फी जो है ये ऑक्यूपायर से निकाल के देगा,
कैसे निकाल के देखा बोल रहा है, वो शैल बी रिकवरेबल एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, यानी जो फैक्ट्री का टैक्स वगैरह या समझ रहे जमीन वगैरह का टैक्स उनको जो भरना पड़ेगा, वहां से वो उस एरिया में से ये वाली फी जो है वो रिकवर करेंगे ऑक्यूपायर से। ये चीफ इंस्पेक्टर, ये जो खर्चा हुआ है, जो पेशेंट को जांचने का जो खर्चा हुआ था और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट वगैरह भेजने के, वो सारा खर्चा ऑक्यूपायर से निकलवाया जाएगा, रिकवरेबल एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो टैक्स फैक्ट्री देगी गवर्नमेंट को, वो वाला टैक्स जो है वो पैसा जमा होके ये इसको दिया जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर। इफ एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर फेल्स टू comply with the provisions of subsection 2 shall be punishable with the fine। तो यहाँ ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, जो भी डॉक्टर के पास ये जो पेशेंट वगैरह पहुंचेंगे फैक्ट्री के, तो उन्होंने ये सब मानना चाहिए गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है और फैक्ट्री एक्ट के। नहीं मानेगा तो इसको भी एक तो फाइन हो सकता है, यहाँ सिर्फ फाइन लिखा हुआ है, पनिशेबल विद फाइन। Third schedule, the central government may by notification in the official gazette add to or alter the third schedule, and any such addition or alteration shall have effects as if it had been made by the। तो ये जो थर्ड शेड्यूल है जिसमें कि लिस्टेड डिसीजेस है ये, ठीक है, ये स्पेसिफाइड डिसीजेस है आपको थर्ड शेड्यूल में मिलेगा, तो उसमें कुछ डिसीजेस को ऐड करना और निकालना, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थर्ड शेड्यूल में कुछ भी बदलाव कर सकती है। ठीक है, बाद में 90 पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू द केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीजेस। अभी जैसे अगर एक्सीडेंट हो रहा है या कोई डिसीज हो गया वर्कर को फैक्ट्री में काम करते हुए, तो इस केस में कौन इंक्वायरी करेगा और कैसे होगा वो इंक्वायरी, उसके बारे में है सेक्शन 90। पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू द केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज। द स्टेट गवर्नमेंट में, if it considers it is expedient so to do, appoint a competent person to inquire into the causes of any accident occurring in a factory or into any case where disease specified in the third schedule has been or is suspected to have been contracted in a factory। ये भी बड़ा important है। ठीक है, ये बाहर वाला का रोग नहीं, जो फैक्ट्री के अंदर ही लगा हो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा सिर्फ डिसीज नहीं है, एक्सीडेंट के बारे में भी। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इंक्वायरी के लिए, जो कि इसमें इंक्वायरी करेंगे ऐसे केसेस में कि जहाँ एक्सीडेंट हो गया है या सीरियस बॉडीली इंजरी हो गया, टोटल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी या टेम्पररी डिसेबिलिटी या फिर डेथ, ऐसा कुछ भी होता है, या फिर कोई रोग हो गया काम करते वक्त, डिसीज हो गया, तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उनकी गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, या कोई रिटायर्ड जज वगैरह भी रह सकते हैं, या फिर वो डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा टू इंक्वायर इनटू द कॉजेस ऑफ एनी एक्सीडेंट। ठीक है, क्या कारण थे एक्सीडेंट के, या फिर वो रोग लगने के जो कि फैक्ट्री के अंदर के फैक्टर्स के वजह से उसको रोग लगा है। तो ये सब के लिए कमेटी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। दूसरा, इस कमेटी में एक और एक से ज्यादा लोग लीगल यानी लॉयर वायर रह सकते हैं। ठीक है, लीगल और स्पेशल नॉलेज टू एक्ट एज एन असेसर्स इन सच इंक्वायरी। तो जब इंक्वायरी कमेटी, जनरली हम लोग बोलते हैं कि इंक्वायरी कमेटी अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता, सारा नॉलेज नहीं रहता उसको, तो फिर वो इस तरह की, यहाँ कमेटी वर्ड नहीं लिखा है, कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा है, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए
ये लोग भी रह सकते हैं जिसको लीगल नॉलेज हो, तो जनरली लॉयर वायर लोग जो है। और इसमें ये जो द पर्सन अपॉइंटेड टू होल्ड एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जिसको भी अपॉइंट किया होगा, चाहे वो जज क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल जज नहीं है वो, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी होगा या आईएएस ऑफिसर फॉर एग्जाम्पल, सपोज उसको इन्होंने कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसके साथ और एक दो लोग दे दिए, लॉयर और बाद में और एक्सपर्ट जिसका नॉलेज है उस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में, या कोई मेडिकल फील्ड का भी व्यक्ति या कोई डॉक्टर वगैरह वो डिसीज के बारे में, ऐसे 4-5 लोगों की कमेटी बना के ये कॉम्पिटेंट पर्सन आईएएस को हेड कर दिया, चेयरमैन रहेगा उस कमेटी का फॉर एग्जाम्पल। तो उस पर्सन यानी द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, यहाँ पर कमिटी की बात नहीं है, लेकिन जो पर्सन को हेड कर दिया, या जो द पर्सन हु विल इंक्वायर इनटू द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट और द डिसीज कॉन्ट्रैक्टिंग इनसाइड द फैक्ट्री, ये पर्सन को एक कोर्ट के जज के इतने पावर रहेंगे, शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के जो जज है या सिविल कोर्ट को जो पावर रहते हैं, सिर्फ जज नहीं, सिविल कोर्ट को जो पावर रहते हैं वो इस व्यक्ति को भी रहेंगे, और वो फिर हर तरह के कोर्ट में जैसे जो भी प्रोसीजर वगैरह चलती है, और वो सब पावर जो है दे कैन एग्जीक्यूट सच पावर्स। यानी इंक्वायरी में फिर किसी के एविडेंस लेना है, किसी का जवाब लेना है, किसी का इंटरोगेशन करना है, गर्म पानी कर देना, सब आ गया गर्म होगा। इसलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये इंक्वायरी हो गया। बाद में जो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, और बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर निर्णय ले सकती है। cause to be published, the person holding an inquiry under this section shall make a report to the state government stating the causes of accident, as the case may be, disease and any attendant circumstances, and addition any observation। तो ये जो कमिटी तो नहीं है, ये जो पर्सन जो है जिसने जो इंक्वायरी किया उसमें वो सब लिख देगा कि क्या कारण थे, क्या कॉज थे एक्सीडेंट के, या कौन सा डिसीज कैसे हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, और कोई अपने तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता है तो उस रिपोर्ट में, और वो उस रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है या नहीं भी कर सकती, ठीक है। अब आते हैं पावर टू मेक सैंपल्स, पावर टू टेक सैंपल। एक पढ़ लेते फिर आज रुकते, शायद उसके बाद ये खत्म भी हो, एक ही है, उसके बाद चैप्टर 9 सॉरी चैप्टर 10, और इसके बाद का चैप्टर 11 जो लास्ट चैप्टर है, तो शायद मंडे या ट्यूसडे को हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक पढ़ लेते हैं हम लोग, पावर टू टेक सैंपल। क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री में आके सैंपल ले सकते हैं, लेकिन वो सैंपल लेने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। कौन बात कर रहा है? ठीक है, ये पावर टू टेक सैंपल, सैंपल का मतलब फैक्ट्री के अंदर जाके इंस्पेक्टर जो है वो कोई भी सैंपल ले सकता है, उसका टेस्ट और एग्जामिनेशन करने के लिए अपने कस्टडी में रख के बाहर भी लेके जा सकता है, और उसके लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। एंड इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही वो सैंपल लेगा। जैसे अगर आपका जो ड्यूटी जो भी फैक्ट्री का वर्किंग आवर होगा, सपोज 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसी समय वो सैंपल ले सकता है, ठीक है, उसके बाद नहीं। An inspector may at any time during the normal working hours of a factory, after informing the occupier or the manager of the factory or the other person for the time being purporting to be in charge of the factory, take in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substances
used or intended to be used in a factory, such use being। तो यहाँ ये जो इंस्पेक्टर है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में सैंपल लेगा, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जाके अपने आप नहीं ले लेगा, वो उसको बताना है, पहले इन्फॉर्म करेगा। जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेगा वो सैंपल नहीं ले, यानी पहले उसको इन्फॉर्म करना है, किसको, ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, या फिर दोनों भी नहीं है तो जिसके तरफ एक्टिंग चार्ज है ऑफ दैट फैक्ट्री, तो एक्टिंग ऑफिसर जो होगा। इनको ये जो इंस्पेक्टर है ही विल इन्फॉर्म बिफोर हैंड, और पहले ही बता देगा कि भैया हम ये तारीख को इतने बजे इस समय आ सकते हैं और हमको सैंपल लेना है। ठीक है, तो ये इनको पहले इन्फॉर्म करेंगे और फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो सैंपल ले सकता है। टेक इन द मैनर hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used। यानी इसका मतलब कि जो भी सब्सटेंस यूज हो रहा है फैक्ट्री में उसका वो सैंपल ले सकता है, या फिर जो यूज होने वाला है हुआ नहीं है लेकिन उसको डाउट है, he has a reason to believe, fact belief of the inspector। ठीक है, तो अगर जो बिल्कुल हुआ नहीं है, अभी रॉ मटेरियल ही है, यूज नहीं हुआ है, या और दूसरे यूज के लिए आया है कोई सब्सटेंस, लेकिन उसको पता चला है कि इस तरह का सब्सटेंस है, तो जो ऑलरेडी यूज हो रहा था और जो नया यूज होने वाला है, ऐसे दोनों भी सब्सटेंस का वो सैंपल ले सकता है। Such use being in the belief of the inspector in contravention of any of the provisions of this act and the rules made thereunder। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो सैंपल क्यों लेना है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, क्योंकि ये जो सब्सटेंस था फैक्ट्री में, कोई केमिकल हो सकता है या कोई टूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा है इंस्पेक्टर को कि ये इसका यूज ऑफ सब्सटेंसेस वो जो है वो वायलेट कर रहे हैं, ये जो भी प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट के। तो उसको अगर लग रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट के एक्ट है या उसके रूल्स, महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल्स भी, उसके भी प्रोविजंस है या रूल्स है, सब रूल्स वगैरह, अगर उसका वायलेशन कर रहा है ये जो एनी सब्सटेंस, तब जाके ये सैंपल ले सकता है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब्सटेंस के यूज करने से कुछ हजार्डस सिचुएशन बन रही है, या बॉडी की इंजरी हो सकती है, या और भी दूसरा एनवायरमेंटल हजार्ड भी, हालांकि यहाँ एनवायरमेंट वाला वर्ड नहीं आया, लेकिन ही हैज अ रीजन टू बिलीव, इंस्पेक्टर को लगता है कि कुछ ना कुछ वायलेशन हो रहा है ये सब्सटेंस के यूज करने से, तो वो सैंपल ले सकता है फैक्ट्री में जाके। इसमें दो अलग अलग कारण है, एक तो उसको लगता है कि फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन से वायलेशन हो रहा है, दूसरा उसको लग रहा है कि ये सब्सटेंस की वजह से बॉडीली इंजरी या फिर इंजरी टू द हेल्थ ऑफ अ वर्कर, यानी दोनों चीजें आ गई यहाँ, हेल्थ ऑफ सेफ्टी और दूसरा नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब देखिए, वेयर द इंस्पेक्टर टेक्स अ सैंपल अंडर सबसेक्शन 1 ही शाल इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन्फॉर्म under that subsection unless such person willfully absents himself, divide the sample into 3 portion। अब जो भी सैंपल उसने कहीं से उठाया होगा, कहीं से लिया है, उसको 3 भाग में बांटना है। ठीक है, डिवाइड करना है, तीन अलग अलग उसको ये कर लेगा। जैसे अगर कोई वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, कोई टैंक में पीने के पानी में से उसने 1 लीटर 3 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर के 3 अलग अलग सैंपल बना देगा। हाँ, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो यहाँ ये भी बोल रहा है, देखिए ये जो इंस्पेक्टर जो सैंपल लेगा वो अकेले में नहीं लेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन्फॉर्म, जिसको इन्फॉर्म किया था। अब किसको इन्फॉर्म किया था, एक तो ऑक्यूपायर या फिर फैक्ट्री मैनेजर, या दोनों भी नहीं है तो फिर जो भी वहां पर उसका इंचार्ज होगा उस फैक्ट्री का, उसको, इन तीनों के प्रेजेंस में इंस्पेक्टर जो है वो सैंपल लेगा, अकेले में नहीं ले लेगा। लेकिन अगर ये जानबूझ के 3 एब्सेंट रहना चाहते हैं, फैक्ट्री मैनेजर
वो बोल रहा है कि जाओ आप सैंपल लो, हम आपके सैंपल लेने की इसमें हम इन्वॉल्व नहीं रहे सब, ठीक है। यानी दे आर विलफुली दे आर रिमेनिंग अब्सेंट, ठीक है। यानी जानबूझकर फैक्ट्री मैनेजर हो या एक्टिंग फैक्ट्री जो भी होगा, डिप्टी मैनेजर जो भी होगा, एक्टिंग मैनेजर है, या फिर अगर ऑक्यूपायर यानी मालक खुद भी है, तो वो तीनों भी लोग या और अदर एनी पर्सन, वो तीनों भी उनको बताया जरूर है, इन्फॉर्म दिया गया था फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने, लेकिन ये वाइल टेकिंग सैंपल्स दे आर विलफुली रिमेनिंग अब्सेंट, वो लोग अब्सेंट रह रहे हैं फिर भी, तब इंस्पेक्टर अपना काम तो नहीं रोकेगा, वो सैंपल लेगा। सैंपल लेने के बाद 3 भाग में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड द सैंपल इनटू 3 पोर्शन एंड इफेक्टिवली सील एंड सुटेबली मार्क। तो जो सैंपल लिए, जैसे अगर हमने वाटर की बात की है, पीने के पानी का, सपोज 3 लीटर सैंपल लिया, 3 अलग अलग उसको बांट दिया, इसका मतलब उसको कैन लगेगी, ठीक है। या एक तो उसने बॉटल लाया होगा 1-1 लीटर की, या नहीं है तो फिर ये फैक्ट्री वाले को देना पड़ेगा, वो भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सपोज 3 अलग अलग बॉटल में लिख दिया, उसको सील कर दिया, उसके ऊपर मार्क, अपना मार्किंग लगा दिया, यानी कुछ लेबल वेबल लगा दिया उसने, ठीक है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर या जो भी है, या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो भी है, या डिपार्टमेंट वगैरह का सील विल, यानी कंप्लीट सील कर देगा वो जो, यानी सील का मतलब खोलना नहीं है उसको। अगर वो सील टूटता है या खुलता है तो दैट दैट मीन्स वो एक तरह का क्राइम हो जाएगा, यानी इसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, वायलेशन ऑफ द एक्ट और रूल्स, फैक्ट्री एक्ट का। तो ये मार्किंग करेगा। उसके साथ उसके साथ जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर है या ऑक्यूपायर है या एक्टिंग मैनेजर जो है, वो अपना भी मार्किंग और सील लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं सील में, ठीक है। एंड शैल परमिट सच पर्सन टू ऐड हिज ओन सील एंड मार्क देयर टू, यानी जो सच पर्सन यानी जिनको इन्फॉर्म किया था, वो भी अपना सील भी लगा सकते हैं और मार्किंग दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद भी विलफुली एब्सेंट रहना चाहते हैं, तो फिर ये जो इंस्पेक्टर है यही सिर्फ सील लगाएगा और मार्क करेगा। नहीं तो प्रोसीजर ये है जो कि एक्ट में लिखा है कि दोनों लोग प्रेजेंट रहेंगे, गवर्नमेंट का व्यक्ति भी, फैक्ट्री का भी व्यक्ति भी, दोनों को अपना मार्किंग और सील करेंगे, ये हर एक सैंपल पे। अब ये जो 3 जो सैंपल में बांटा गया था सैंपल को, उसका क्या हुआ ये देखते हैं। बता, द पर्सन इन्फॉर्म्ड as aforesaid shall, if the inspector so requires, provide the appliances for dividing, sealing and marking the sample taken under this section। तो ये जिसको बताया था यानी फैक्ट्री के लोग, the person informed shall if the inspector so requires, जैसे हमने बताया कि सील करने के लिए अगर उसको कुछ चीज लग रही है, या फिर डिवाइड बांटने के लिए कुछ चीज लग रही है, या मार्किंग के लिए कुछ सामान लग रहा है, या होल्ड करने के लिए कुछ रखना है, तो ये फैक्ट्री वाले को वो देना है, फैक्ट्री पर्सन को देना है, फैक्ट्री पर्सन प्रोवाइड करेगा, वो इंस्पेक्टर को मना नहीं कर सकता। अगर इसने अपना खुद ब खुद लाया होगा तो कोई बात नहीं, और अगर ये मांग रहा है और ये मना कर रहा है, तो ये भी दिस विल बी एक्ट एज एन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये क्या हो गया कि द इंस्पेक्टर शाल फोर्ट विथ गिव 1 पोर्शन ऑफ द सैंपल टू द पर्सन इन्फॉर्म्ड सेक्शन 1। एक एक जो सैंपल है, जैसे भी 3 इसमें बांटा गया था, उसमें से एक पोर्शन जो है वो इसको दे देगा, ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है ये देगा फैक्ट्री के जो भी ऑक्युपायर हो, फैक्ट्री मैनेजर हो या फैक्ट्री का एक्टिंग मैनेजर हो, उसको देगा एक सैंपल। हो सकता है वो एक सैंपल का मतलब जो भी 1 पोर्शन, जो एक सैंपल लिया था उसका 3 भाग कर दिए थे, उसमें का एक भाग इसको दे रहे हैं, यानी फैक्ट्री वाले को दे रहे हैं, फैक्ट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव उसको दे रहे हैं। हो सकता है वो कंपनी का मालक ऑक्युपायर हो, चाहे मैनेजर हो, या और कोई भी व्यक्ति हो, जिसको इन्फॉर्म किया था उसको एक सैंपल एक पोर्शन दिया जाएगा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर दे रहा है। दूसरा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजा जाएगा, हाँ,
सेकंड पोर्शन टू अ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट। जैसे भी ड्रिंकिंग वाटर का ही सैंपल लिया, इंस्पेक्टर ने लिया था, एक भाग उसने फैक्ट्री वालों को दे दिया और एक भाग जो है वो बाहर किसी लैब को, अप्रूव्ड लैब को देगा, क्योंकि उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये जनरली जिसको भी दिया जाता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, वो एनालिसिस करेगा और वो कुछ ना कुछ रिपोर्ट देगा बाद में। और तीसरा पोर्शन वो अपने पास खुद ही रखेगा कोर्ट में सबमिट करने के लिए। अगर कोई ये केस मामला अगर आगे बढ़ता है, अगर ये भी मानता नहीं है मीन्स पे, ये जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर, वो बोलता है इनको जो करना है करो, मैं आगे केस लड़ूंगा, या फिर गवर्नमेंट ही केस डाल देती है, इसका मतलब दोनों पक्ष कोर्ट में केस लड़ेंगे। तो उस केस में ये जो सैंपल लिया था, तो वो जो कि कोर्ट में एविडेंस के लिए सैंपल लगेगा, तो वो एक पोर्शन वो कोर्ट के लिए रख देता है अपने पास इंस्पेक्टर। समझ गए? 3, ये हर बार जब भी सैंपल लिया जाएगा उसका ऐसे ही करेंगे, 3 पार्ट में उसको बांटा जाएगा और उसका ये जैसे मार्किंग, सीलिंग वगैरह, और दूसरा उनके प्रेजेंस में उन जिनको इन्फॉर्म किया है फैक्ट्री के लोगों को, उसने वहां रहना चाहिए, और नहीं रहा तो भी वो अपना काम नहीं रोकेगा। ठीक है, पर इन्फॉर्म करना का जो है वो उसकी ड्यूटी है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। बाद में यहाँ पे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसने भी जो रिपोर्ट बनाएगा, वो एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट upon any substance submitted to him for analysis and report under this section may be used as an evidence। तो ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसने अपना सपोज एनालिसिस वगैरह किया, ये सेकंड पोर्शन उसको मिला था सैंपल का, और उसने कुछ रिपोर्ट बनाएगा, तो इसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट की, या फिर एक तरह से लैब समझ लो, बाहर में कोई लैब के पास गया हो, तो लैब वालों ने जो रिपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट बोला है, तो वो जनरली पहले इतने सारे प्राइवेट लैब नहीं थे जो जिनको अभी अप्रूवल मिला है, तो पहले गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट रहता था, या अभी भी होगा, तो वो खुद ही एनालिसिस करते थे, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट लिखा है। लेकिन अभी जैसे जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे प्राइवेट लैब भी खुल गए ऑल ओवर इंडिया, तो उनको अप्रूवल मिला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री से, तो अगर उनको भी हम गवर्नमेंट एनालिस्ट ही समझेंगे फिर। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट ने एनालिसिस करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट बनाया होगा, तो दैट रिपोर्ट विल बी डीम्ड एज एन एविडेंस। ठीक है, यानी ये जो एविडेंस कोर्ट में काम करेगा, इसका रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट may be used as an evidence in any proceedings। कोर्ट वगैरह में अगर मामला जाता है तो वहां पर ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट और अपना कुछ ना कुछ उसमें आउटकम लिखा होगा, उसने इन्फरेंस बोलते हैं, आखिरी में जो सोच समझ के लिखते हो, तो ये जो इसका भी जो रिपोर्ट है ये भी कोर्ट में एज ए एविडेंस लिया जाएगा। तो ये अभी हम यहाँ रुकते हैं, हालांकि इसका एक ही, इस चैप्टर का ये एक ही यही सेक्शन बचा था। उसके बाद हम लोग सिर्फ चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दो ही है सेक्शन इसमें हम बचे, फिर हमारा फैक्ट्री एक्ट खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रुक रहे हैं, 10:30 हो गए हैं। सर कल क्लास लेंगे? नहीं, कल हम क्लास नहीं लेंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे कल। आप